Very warm and good morning to all of you. Once again, I am here with the Schrodinger equation dealing with the problems related to the wave function, radial wave function, angular wave functions. As I have already talked in the previous video that this topic is highly important and most of the students are highly confused in this topic, I've tried my level best to simplify the things and to make the things understandable at your end. Let's get back to the board, and without wasting any time, let's begin with what exactly is the angular wave function, what is the radial wave function, and how to deal with the questions and the problem based on this. Before I start anything, स्टार्ट करने से पहले आपको थोड़ा सा आपको यहाँ एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम एग्जैक्टली होता क्या है। अगर पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम को अंडरस्टैंड करना है तो लेट अस सी, जैसे यहाँ पर मैंने दिखा रखा है कि दिस इज द ओरिजिन, दिस पॉइंट इज द ओरिजिन, दैट द न्यूक्लियस ऑफ द एटम। हाइड्रोजन एटम की हम बात कर रहे हैं। हाइड्रोजन एटम में हमें मालूम है कि हाइड्रोजन एटम के केस में इस तरीके से एक स्फेरिकल एटम सेंटर में यानी न्यूक्लियस है। यहाँ से किसी आर डिस्टेंस पे मुझे इलेक्ट्रॉन को लोकेट करना है। यहाँ से आर डिस्टेंस जिसको मैंने यहाँ दिखा रखा है एक्स वाई जेड, ये एंटी क्लॉकवाइज में एक्सिस हमेशा लिया करो। एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, दिस वन इज द जेड एक्सिस। यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन मौजूद है। उस इलेक्ट्रॉन के अगर कार्टेशियन में जो कोऑर्डिनेट की बात करता हूँ तो उसको लिखते हैं एक्स वाई जेड। इन्हीं को जब पोलर कोऑर्डिनेट में रिप्रेजेंट किया जाता है तो इनको लिखते हैं आर थीटा फाई। अब ये थीटा क्या है, फाई क्या है, आर क्या है, इसी को हम अंडरस्टैंड करते हैं। सेंटर यानी न्यूक्लियस से इस पॉइंट की जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को मैं यहाँ आर से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। इतने डिस्टेंस पे 3 डायमेंशन में ये इलेक्ट्रॉन मौजूद है। ये यहाँ जेड एक्सिस के साथ में, जेड एक्सिस को यानी जेनिथ एक्सिस भी बोला जाता है। दिस इज आल्सो कॉल्ड द जेनिथ एक्सिस। जेड एक्सिस के साथ जो ये आर वेक्टर एंगल बना रहा है, ये एंगल है यानी थीटा। इसको यानी पोलर एंगल भी बोला जाता है। दिस थीटा इज आल्सो कॉल्ड एज अ पोलर एंगल। पोलर एंगल या क्योंकि जेनिथ एक्सिस के साथ है इसी को बेटा जेनिथ एंगल भी बोला जाता है। जेनिथ एंगल, जेनिथ एंगल भी इसको हम जगह कह सकते हैं। इस आर वेक्टर का यहाँ ये एक्स वाई प्लेन, ध्यान दो ये वाला प्लेन कौन सा, एक्स वाई प्लेन। इस एक्स वाई प्लेन में इस आर वेक्टर का मैंने ये जो प्रोजेक्शन ले रखा है, जो ये लाल पेन से दिखा रखा है, ये है प्रोजेक्शन ऑफ दिस वन। कौन से प्लेन में है, एक्स वाई प्लेन में। इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने के लिए जरा यहाँ देखें। मान के चलो कि यानी सिचुएशन कुछ ऐसे है जैसा यहाँ पे आपको जो कि दिखाई दे रहा है। ये वाली एक्सिस, ये वाली एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये ऑर्थोगोनल एक्सिस यानी जेड एक्सिस मैंने रिप्रेजेंटेशन किया हुआ है। ठीक है, यहाँ यानी न्यूक्लियस है एट द सेंटर। यहाँ से किसी डिस्टेंस पे यहाँ पे, किसी डिस्टेंस पे यहाँ पे यानी आर डिस्टेंस पे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो कि मौजूद है 3 डायमेंशन में। तो यहाँ से यहाँ की जो डिस्टेंस है वो आर है, और जो एंगल यहाँ जेड एक्सिस के साथ फॉर्म हो रहा है ये एंगल है थीटा एंगल। दिस अ पोलर एंगल यानी थीटा विच दिस आर वेक्टर इज मेकिंग विद द जेनिथ और द जेड एक्सिस। इस आर का इस एक्स वाई प्लेन में, जो ये प्लेन आपको दिखा दे रहा है रेड पेन एंड द ब्लैक पेन, ये जिस 2 डायमेंशनल प्लेन में है ये है एक्स वाई प्लेन। इसका मैंने प्रोजेक्शन दिखा रखा। प्रोजेक्शन कैसे निकालते हैं, यहाँ से एक नॉर्मल लेके ड्रॉ किया जाता है यहाँ, और फिर इसका यानी प्रोजेक्शन इस तरीके से दिखा। प्रोजेक्शन का मतलब होता है यानी अगर यहाँ से मैं लाइट थ्रो करूँ तो इसकी जो शेडो पड़ेगी
उस शेडो को एक तरीके से मैं बोल रहा हूँ प्रोजेक्शन। यहाँ ये प्रोजेक्शन इसका कौन से प्लेन में आ गया, ये आ गया हमारे पास में एक्स वाई प्लेन में। इस प्रोजेक्शन का यहाँ एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बन रहा है, ये एंगल को कहते हैं फाई। इसी को एजीमुथल एंगल भी बोला जाता है। अगेन फिर से समझ लीजिएगा, आर ने जो जेड एक्सिस के साथ एंगल बनाया, दिस इज द यानी पोलर एंगल्स। ये जो एक्स वाई प्लेन में एक्स एक्सिस के साथ एंगल सबटेंड कर रहा है, इस एंगल को बोला जाता है फाई। दैट इज द एजीमुथल एंगल्स। इज इट क्लियर? अब हम एनालिसिस करते हैं कि जो इस पॉइंट के एक्स वाई जेड यानी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स थे, उनको आर थीटा फाई यानी पोलर कोऑर्डिनेट्स में कन्वर्ट कैसे किया जाता है। तो लेट अस सी, यहाँ पर यानी आपने जो फिजिक्स में वेक्टर एनालिसिस है उसी के थ्रू ये सारा काम लेके होता है। ये मैंने थीटा यहाँ पे दिखा रखा है, ये सामने थीटा के सामने ये आपके परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, ये हमारे पास हाइपोटेनियस हो गया। तो कॉस थीटा फंक्शन में अगर इसको मैं जो कि निकालूं तो कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है क्या है, हाइपोटेनियस जस्ट ओवर दिस बेस अपॉन द हाइपोटेनियस। यहाँ से ये मेरे पास में है, यानी z अपॉन आर की वैल्यू निकालूंगा तो क्या आएगा, कॉस थीटा। तो z का वैल्यू आ गया यहाँ पे आर कॉस थीटा। इधर का जो कंपोनेंट यानी इस रेडियल पार्ट के थ्रू मैंने यहाँ ये निकाल दिया, z इज इक्वल टू आर कॉस थीटा। यहाँ पर ये जो नॉर्मल इसका ये आएगा आर साइन जो कि थीटा। ये जो प्रोजेक्शन जब यहाँ आएगा तो ये वाला और ये वाला दोनों जो कि इक्वल होंगे। ये होगा, ये अगर आर साइन थीटा है तो ये भी आर यानी साइन थीटा हो जाएगा। आर साइन थीटा का इस एक्स एक्सिस के साथ में यहाँ ये एंगल फाई है। अब मुझे आर साइन थीटा मालूम है, फाई मालूम है, तो ये कंपोनेंट में एक्स एक्सिस के अलावा निकाल सकता हूँ। ये आएगा आर साइन थीटा कॉस फाई। अगर ये मालूम चल चुका है, देखो यहाँ पर ये और ये दोनों क्या है, पैरेलल में है। आर साइन थीटा यानी कॉस फाई, उसके बिहाफ पर मैं जो है कि y की वैल्यू को निकाल सकता हूँ। y जो है कि मैथमेटिकली सॉल्व करके आएगा आर साइन थीटा साइन फाई। एग्जैक्टली आपको बस ये तीन चीज़ें जो है कि याद रखनी पड़ती हैं। ये तीन फैक्ट एग्जैक्टली क्या है कि जो z है, z इज इक्वल टू हमेशा क्या होता है, आर कॉस थीटा, x आर साइन थीटा कॉस फाई, y है आर साइन थीटा साइन फाई। x एंड y में ये दोनों चीज़ें कॉमन है, यहाँ भी आर साइन थीटा टर्म है, यहाँ भी आर साइन थीटा टर्म है। डिफरेंस केवल क्या है, x के साथ में कॉस फाई आ गया, y के साथ में यानी साइन फाई आ गया। इनका यूज कहाँ होगा, इनका यूज मैं अभी आगे बताऊंगा आपको। इनका यूज होता है हमारे पास टू फाइंड आउट एंगुलर नोट्स। और जो ऑर्बिटल के शेप्स निकाले गए हैं, एस स्फेरिकल, पी डम्बल, डी इन द फॉर्म ऑफ द डबल डम्बल, एफ इन द फॉर्म ऑफ द ट्रिपल डम्बल्स, ये सारे के सारे इन्हीं जो है कि एंगुलर जो है कि फंक्शन से जो है कि निकाले जाते हैं। यहाँ पर एक टेबल मैंने इंडिकेट किया है, इस टेबल पे आप ध्यान दें। इस टेबल में एक कॉलम में यहाँ पे एक कॉलम में लिखा मैंने द ऑर्बिटल्स, नेक्स्ट है रेडियल नोट, एंगुलर नोट्स एंड द टोटल नंबर ऑफ नोट्स। टोटल नंबर ऑफ नोट मीन्स यानी रेडियल नोट प्लस द एंगुलर नोट्स। ये पॉइंट को ध्यान रखो कि यानी एजीमुथल क्वांटम नंबर 0, 1, 2, 3, 0 इज विद रिस्पेक्ट टू एस सब सेल, 1 इज विद रिस्पेक्ट टू पी, ये डी के रिस्पेक्ट में आता है, 3 जो है कि एफ के रिस्पेक्ट में आता है। तो अगर आप 1s, 2s, 3s, 4s इन सब में अगर बात करें एंगुलर नोट की, तो एंगुलर नोट का वैल्यू हर जगह क्या है, दैट इज 0। 0 क्यों है, क्योंकि L की जो वैल्यू S के रिस्पेक्ट में होती है दैट इज 0, और एंगुलर नोड होता है इक्वल टू द वैल्यू ऑफ L यानी एजीमुथल क्वांटम नंबर्स। इसी तरीके से आप P के अंदर अगर एनालाइज करें तो P के केस में L की वैल्यू हो जाती है 1, तो हर जगह क्या है 1।
चाहे 2p है, चाहे 3p, 4p पर हर जगह 1 आ रहा है। d के केस में सेम तरीके से आप देखें तो d के रिस्पेक्ट में वैल्यू क्या होती है 2, इसलिए यहाँ एंगुलर आ गया 2 2 2। f के रिस्पेक्ट में वैल्यू 3 है, तो यहाँ l की वैल्यू यानी एंगुलर नोड का वैल्यू हो गया 3। अब आता है रेडियल नोड को निकालना, तो रेडियल नोड को निकालने के लिए फॉर्मूला डालेंगे n-l-1। किसी एक ऑर्बिटल के लिए मैं यहाँ एक्सप्लेन जो के ले रहा हूँ, जैसे सपोज मैं 4s के लिए आपको बता देता हूँ। n की वैल्यू होगी यहाँ पे 4, l की वैल्यू 0 -1, 4 - 0 - 1 इज इक्वल टू 3, यानी ये आ गया 3। सेम तरीके से यहाँ भी जगह 4p के लिए एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। यहाँ पे n का वैल्यू 4, l का वैल्यू p के लिए p के रिस्पेक्ट में क्या था 1, तो 4 - 1 - 1 ये वैल्यू आ गया 2। इसी तरीके से आप सपोज 5d के लिए निकालना चाहते हैं, n का वैल्यू हो गया 5, d के लिए वैल्यू क्या है, d के रिस्पेक्ट में वैल्यू 2, तो 5 - 2 - 1, तो 5 - 3 इज इक्वल टू 2। सेम तरीके से 5f में निकालना है, तो 5f के लिए यानी n का वैल्यू हो गया 5, l का वैल्यू हो गया 3, 5 - 3 - 1 यानी 5 - 4 इज इक्वल टू 1। दोनों को ऐड अप करके इस तरीके से आप यहाँ ये टोटल नोड्स को भी डिटरमाइन कर सकते हैं। इज इट क्लियर? s के केस में 1s 2s 3s 4s में जाएं तो पहले आता है 0, फिर उसके बाद 1 2 3। यहाँ पे जो है कि 2p 3p 4p ये ऐसे तरीके से, तो पहले 0 फिर 1 2 ऐसे इंक्रीजिंग में वैल्यूज। ऐसे d के केस में पहले क्या आएगा 0, फिर इस पे 0 से हायर वैल्यू 1 2। इसी तरीके से f ऑर्बिटल 4 से स्टार्ट होता है, तो पहली वैल्यू 0 फिर 1 ऐसे 6f हो, अगर 6f होगा तो उसके लिए वैल्यू आ जाएगी 2। ये तो एक जनरल यानी मैथमेटिकल अप्रोच है कि अगर फॉर्मूले आपको मालूम है तो इस तरीके से आप नोड्स यानी रेडियल नोड्स एंड एंगुलर नोड्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। इज इट क्लियर? अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जिस पे मैं बात करने जा रहा हूँ कि रेडियल एंड एंगुलर वेव फंक्शंस। कोई भी अगर आपको जो है कि वेव फंक्शन जो है कि दिया जाता है, तो उस वेव फंक्शन की हेल्प से आप किस तरीके से एग्जामिनेशन में पूछे गए डाटा को जो कि निकाल सकते हैं। नोड कितनी डिस्टेंस पे फॉर्म होगा, मैक्सिमा कितनी डिस्टेंस पे आएगा, नोड किन किन कंडीशन पे जो कि आएगा, उसके लिए मैं अब आपको आगे स्पेशली रेडियल एंड एंगुलर वेव फंक्शन पे जो कि ले चल रहा हूँ। देखिए, किसी भी वेव फंक्शन इक्वेशन की एक जनरल फॉर्म होती है। अगर आपको वेव इक्वेशन की जनरल फॉर्म याद है तो उस जनरल फॉर्म की हेल्प से आप नोड फाइंड आउट ले सकते हैं, नोड का डिस्टेंस निकाल सकते हैं, मैक्सिमा निकाल सकते हैं, और जो रेडियल प्रोबेबिलिटी यानी ग्राफ या प्लॉट्स खींचे जाते हैं उन प्लॉट्स को भी एनालाइज कर सकते हैं। देखते हैं, जस्ट मैं यहाँ पे देखो ध्यान से कि जनरल फॉर्म ऑफ ऑर्बिटल वेव फंक्शन। किसी भी ऑर्बिटल का अगर वेव फंक्शन आपको जो दिखाना होता है, वेव फंक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए थोड़ा यहाँ ध्यान दें कि एग्जैक्टली वेव फंक्शन को जो है कि आप कैसे तरीके से डील करते हैं। जो साई होता है, साई को बोलते हैं वेव फंक्शन साई। यहाँ पे ये कुछ नंबर इंडिकेटेड होते हैं, यहाँ लिखा रहता है NLM, N प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ये है मेरा टोटल वेव फंक्शंस। टोटल वेव फंक्शन इज द प्रोडक्ट ऑफ टू क्वांटिटीज। इट इज द प्रोडक्ट ऑफ रेडियल वेव फंक्शंस। रेडियल वेव फंक्शन को मैं यहाँ R से जो कि रिप्रेजेंटेशन जो कि ले रहा हूँ, इनटू यहाँ लिख दिया वेव फंक्शन जो कि थीटा एंड फाई पे जो कि डिपेंड करता है। ये जो पहले वाला पार्ट है, ये पार्ट को बोला जाता है, दिस पार्ट इज कॉल्ड हियर रेडियल वेव फंक्शंस। दिस इज रेडियल वेव फंक्शन। और यही जो दूसरा वाला पार्ट होता है जो कि थीटा एंड फाई यानी एंगल पे डिपेंड करता है, इसको बोला जाता है एंगुलर वेव फंक्शंस।
दिस इज एंगुलर वेव फंक्शन। ये हर वेव फंक्शन यानी क्वांटम नंबर पे डिपेंड करता है। रेडियल वेव फंक्शन यानी डिपेंड करता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n एंड एजीमुथल क्वांटम नंबर l पे। एंगुलर वेव फंक्शन जो डिपेंड करता है ये एजीमुथल क्वांटम नंबर l एंड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर m पे डिपेंड करता है। स्पिन क्वांटम नंबर पे कोई वेव फंक्शन डिपेंड नहीं करता है, क्योंकि स्पिन क्वांटम नंबर, ध्यान रखिएगा, ये श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के सॉल्यूशन से नहीं आई हुई है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि कौन सी क्वांटम नंबर श्रोडिंगर इक्वेशन के सॉल्व करके के जो नहीं आती है, तो वो है स्पिन क्वांटम नंबर। ओके फाइन। अब एग्जैक्टली जो यहाँ मैंने लिखा है एक जनरल फॉर्म, ध्यान देना इस पे, यही इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन को डील करने में, यही सारी फॉर्म इम्पोर्टेंट है। ये मैंने लिखा साई एन एल एम यानी टोटल वेव फंक्शन इज इक्वल टू यहाँ पे k यानी सम कांस्टेंट r रेज टू द पावर l यहाँ होता है एजीमुथल क्वांटम नंबर, ब्रैकेट के अंदर मैंने मल्टीप्लाई किया है the polynomial of r of degree n minus l minus 1। एक पॉलिनोमियल टर्म आएगी जिसमें कि r की जो डिग्री होगी n माइनस l माइनस 1। n माइनस l माइनस 1 क्या, यानी रेडियल नोड। उसकी जो डिग्री होती है, डिग्री क्या होती है, इक्वल टू द रेडियल नोड मल्टीप्लाइड बाई एक्सपोनेंशियल टर्म e रेज टू द पावर माइनस r अपॉन n इंटू a नॉट। n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, a नॉट यहाँ पे बोर रेडियस है, और यहाँ मल्टीप्लाई किया मैंने इस फंक्शन के थ्रू। ये फंक्शन कौन सा हो गया, एंगुलर फंक्शंस। दिस इज एंगुलर वेव फंक्शन साई थीटा एंड फाई। इज इट क्लियर? अब पहले इसका यानी जनरल फॉर्म्स को ही मैं यहाँ पे आपको इम्प्लीमेंट करना है, इसका यूज़ करना कैसे करना है इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सपोज करो कि आपको यानी 1s ऑर्बिटल के लिए इक्वेशन बनानी है, तो ये आपको फॉर्म करना है फॉर साई 1s के लिए। तो साई 1s का मतलब हो गया, इसी को लिखने का जो दूसरा तरीका है साई, ये हो गया यानी n की वैल्यू है 1, बोला ना NLM, l की वैल्यू 0 और m की वैल्यू 0 यानी साई 100। ठीक है ना? ये रिप्रेजेंटेशन कर रहा है, दिस इज रिप्रेजेंटिंग टू द 1s ऑर्बिटल। 1s ऑर्बिटल का ये वेव फंक्शन है। अगर इसको मैं यहाँ पर इस यानी जनरल एक्सप्रेशन के थ्रू जो कि लिखूँ, तो लेट अस सी हियर साई 100 या 1s के लिख लो इज इक्वल टू, ध्यान दो यहाँ पे k इज सम कांस्टेंट, k इज अ कांस्टेंट, r रेज टू द पावर l लिखा हुआ है। l की वैल्यू देखो यहाँ क्या है, दैट इज 0, तो r की पावर हो गया 0 इनटू, यहाँ ध्यान देना ये लिखा पॉलिनोमियल ऑफ r ऑफ द डिग्री n माइनस l माइनस 1। जो भी पॉलिनोमियल टर्म होगी उसकी जो डिग्री है वो क्या है, n माइनस l माइनस 1। n का मतलब 1 माइनस l का वैल्यू 0, 1 माइनस 0 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। कहने का मतलब यहाँ एक 0 डिग्री का जगह पॉलिनोमियल आएगा, और 0 डिग्री का पॉलिनोमियल क्या होगा, 0 डिग्री का पॉलिनोमियल क्या होना चाहिए, 0 डिग्री का पॉलिनोमियल हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट। तो यहाँ मैंने इस तरीके से यहाँ पे ये लिख दिया a, कोई यानी कांस्टेंट हो गया ये, यहाँ तक आ गया। इसके बाद चलो यहाँ एक्सपोनेंट रेज टू द पावर यहाँ माइनस r, n की वैल्यू यानी क्या है 1 है, r अपॉन क्या आ गया a नॉट। ये टर्म यहाँ आएगी नहीं, क्योंकि ध्यान रखो कि किसी भी s ऑर्बिटल में एंगुलर फंक्शन होता है, एंगुलर वेव फंक्शन होता ही नहीं है। यहाँ देख लीजिएगा, एंगुलर वेव फंक्शन हर जगह आ रहे हैं, केवल जहाँ जहाँ s दिख रहा है s वाले केस में कहीं भी एंगुलर नोड नहीं है, यानी एंगुलर डिपेंडेंस है ही नहीं। इसका मतलब इसका थीटा एंड फाई से लेना देना ही नहीं है। और वैसे भी रीज़न है
कि अगर भाई ये कोई एस ऑर्बिटल है तो एस ऑर्बिटल से अगर आप कोई एंगल जो है कि फॉर्म करोगे तो हर एंगल पे आपको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिलेगा। कहने का मतलब यहाँ नोड के होने की कोई चांसेस है कि नहीं है, इसलिए ये थीटा पे यानी थीटा या फाई से इंडिपेंडेंट हो जाता है। एस ऑर्बिटल हमेशा थीटा फाई इंडिपेंडेंट होते हैं। दे डू नॉट डिपेंड ऑन द वैल्यू ऑफ पोलर एंगल, दे डू नॉट डिपेंड ऑन द वैल्यू ऑफ फाई, दैट इज एजिमुथल एंगल्स। इसलिए ये टर्म मैंने यहाँ जो लिखा नहीं है। इसी को अगर मैं यहाँ लिख दूँ तो ये हो गया साई 1s इज इक्वल टू के आर टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1। ये भी कांस्टेंट है, ये भी क्या है, अरे कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय कांस्टेंट, मैंने अनदर कांस्टेंट जो है कि लिख दिया ये, और यहाँ ये लिख दिया e रेज टू द पावर माइनस आर ओवर हियर ए नॉट। ये मेरे पास अब एक मैथमेटिकल इक्वेशन आ चुकी है। साफ देखने से मालूम चल रहा है कि ये एक एक्सपोनेंशियल इक्वेशन आ गई है, ठीक है। अब आता है कि इसमें अगर आपसे पूछा जाए कि भाई कि रेडियल नोड कितनी डिस्टेंस पे आएगा, तो यहाँ मैंने जो यहाँ 1s के लिए दिखा रखा है, आप सीधा देख रहे हैं कि यहाँ रेडियल नोड क्या है, दैट इज 0। इसको मैं यहाँ से भी प्रूव करने जा रहा हूँ कि यानी 0 क्यों। देखो जहां पर रेडियल नोड होगा, नोड का मतलब ऐसा रीजन, ऐसा पॉइंट जहां प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन विल बी 0। तो आपको ये वाला फंक्शन यानी ये वेव फंक्शन 0 करना पड़ता है। ये 0 कब हो सकता है, के तो कांस्टेंट है, ये तो 0 होगा नहीं। ए नॉट यहाँ बोर रेडियस है, ये भी 0 होगा नहीं, ये भी कांस्टेंट टर्म है। केवल वेरिएबल टर्म कौन से, आर। यानी यहां लिख रहा हूं कि फॉर रेडियल नोड, आर एन का मतलब रेडियल नोड, साई 1s हैज टू बी इक्वल टू 0। और इसको 0 होने के लिए आर क्या होना चाहिए मेरे पास में, आर होना चाहिए इनफाइनाइट। अब पॉइंट ये होता है कि ध्यान दो कि मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि कभी इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में नहीं हो सकता है, कभी इलेक्ट्रॉन इन्फिनिटी पे नहीं हो सकता है। इलेक्ट्रॉन एग्जैक्टली एक स्टैंडिंग वेव है, और स्टैंडिंग वेव हमेशा दो जगह के पॉइंट के बीच में, दो बाउंड्री के बीच में होता है। तो इलेक्ट्रॉन के लिए जो बाउंड्रीज होते हैं वो होता है न्यूक्लियस एंड आउटरमोस्ट सेल्स। आउटरमोस्ट सेल्स, इज इट क्लियर। इसका मतलब न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता है, इलेक्ट्रॉन आउटरमोस्ट सेल की बाउंड्री से बाहर भी नहीं हो सकता है। इनको कहते हैं बाउंड्री कंडीशन। तो बाउंड्री कंडीशन में ये ध्यान रखना, जब आर इन्फिनिटी होगा, ये पॉइंट टू बी नोटेड, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, यानी फॉर आर इज इक्वल टू 0 एंड आर इज इक्वल टू इनफाइनाइट, देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ द नोड, नो रेडियल नोड्स, नो रेडियल नोड्स। यहाँ पे कभी भूल से नोड मत जो कि बोल देना, क्योंकि इनको कहते हैं बाउंड्री कंडीशन। न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस से केवल न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन एब्सेंट, आउटरमोस्ट सेल के बाहर भी इलेक्ट्रॉन जो कि एब्सेंट, इसलिए बाउंड्री कंडीशन की वजह से इन पॉइंट्स को कभी नोड कंसिडर नहीं किया जाता है। तो अब कंक्लूजन क्या निकला है कि यानी 1s में कितना रेडियल नोड हो गया, देयर इज नो रेडियल नोड एट ऑल, क्योंकि आर की कोई ऐसी वैल्यू आ ही नहीं रही है। आर की किसी भी वैल्यू के लिए ये साई 1s 0 नहीं हो रहा है एक्सेप्ट द बाउंड्री कंडीशंस, एंड बाउंड्री कंडीशंस आर नॉट द नोड्स। इसलिए कंक्लूजन निकल आया कि भाई यहाँ कोई नोड हो ही नहीं सकता है, और अगर यहाँ कोई नोड है ही नहीं तो ये इस फॉर्मूले से भी प्रूव हो गया। एंड साथ में अब मैं आपको थोड़ा सा ये बता देता हूँ कि इसमें अगर आपने जो प्रोबेबिलिटी यानी ग्राफ खींचे हैं, अगर मैं इसका थोड़ा सा ग्राफिकल ट्रीटमेंट दिखा दूँ तो इस इक्वेशन एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है। ये इक्वेशन क्या है भाई, साई 1s इज इक्वल टू सम कांस्टेंट ये लिख दिया था इनटू एक्सपोनेंट माइनस आर ओवर क्या था ए नॉट, ये था ना इक्वेशन। अगर आपको साई वर्सेस आर का ग्राफ जो है कि प्लॉट करना है, साई वर्सेस आर फॉर द 1s, तो ग्राफ कैसे आएगा, तो सिंपल सा जो है कि देखो
यहाँ पर एग्जैक्टली होगा क्या कि आर यहाँ पे अगर जीरो है तो यहाँ इसकी क्या वैल्यू हो जाएगी, कोई ना कोई फाइनाइट जगह मैक्सिमम यानी वैल्यू आएगा। तो कोई पॉइंट मैंने यहाँ दिखा दिया, ठीक है। और आप इन्फिनिटी तक अगर आप यहाँ जाएंगे तो इन्फिनिटी पर ये वैल्यू जीरो होना चाहिए। एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है तो ग्राफ भी कैसा जाएगा, एक्सपोनेंशियल ट्रेंड में इस तरीके से। और ये ग्राफ ध्यान रखना कभी भी इस एक्सिस को टच नहीं करेगा, ठीक है। अगर टच कर जाता तो मैं बोलता है कि वहाँ पे साई की वैल्यू जीरो हो गया, वहाँ पे नोड आ गया, किंतु 1s में कोई नोड होता है ना, इसलिए ये 1s का साई वर्सेस आर का ग्राफ यानी जस्टिफाई हो जाता है। इज इट क्लियर? सेम तरीके से अगले पे एनालिसिस जो है कि लेते हैं। सपोज करो कि मैं 2s के लिए अगर बात करता हूँ तो साई 2s के लिए अगेन इक्वेशन जो है कि लिखे हैं k इज सम कांस्टेंट r, l का वैल्यू वही है यानी 0। अब पॉलिनोमियल पे ध्यान दें, यहाँ पे n की वैल्यू क्या हो चुकी है 2 माइनस 0 माइनस 1 इज इक्वल टू आगे 1, यानी 1 डिग्री का जो कि पॉलिनोमियल 1 डिग्री का जो कि पॉलिनोमियल कौन सा हो जाएगा, 1 डिग्री का पॉलिनोमियल कुछ ऐसे हो गया, ए कोई कांस्टेंट है, बी भी कोई कांस्टेंट है, ए आर प्लस बी, और बाकी यहाँ यही आ गया एक्सपोनेंट आर ओवर यहाँ क्या आ जाएगा 2a0। इक्वेशन क्या बन गया, r0 और ये k इस कांस्टेंट और इस भाई ये तो हो गया इक्वल टू 1, तो ये टर्म तो यहाँ से एक तरीके से हट ही चुका है। 2s इज इक्वल टू क्या आ गया, दैट इज k a r प्लस b एक्सपोनेंट रेज टू द पावर माइनस r अपॉन 2a0, ठीक है। 1 डिग्री का यानी पॉलिनोमियल है। अगर ये 1 डिग्री का पॉलिनोमियल है तो r की कोई एक ही वैल्यू आएगी जब ये वाला जो है कि टर्म जीरो हो जाएगा, यानी फॉर Rn का मतलब रेडियल नोड होने के लिए साई 2s हैज टू बी इक्वल टू 0। और ये जीरो किस कंडीशन में आएगा, जीरो होगा कि when ar प्लस b will become 0। अगर ये जीरो हो गया तो ar इज इक्वल टू क्या गया माइनस b, तो r इज इक्वल टू क्या गया माइनस b अपॉन a। कहने का मतलब जब न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन इतने डिस्टेंस पे होगा, ये ध्यान रखना कि डिस्टेंस के नॉट बी माइनस, क्योंकि बी एंड ए में से कोई ना कोई एक टर्म क्या होगी, अरे नेगेटिव में होगी। आर की इतने डिस्टेंस के लिए ये वाला फंक्शन जो कि जीरो हो रहा है, इसका मतलब यहाँ एक रेडियल नोड मिल रही है, आर की आपको एक ही वैल्यू मिल रही है जिस पर कि ये फंक्शन यानी जीरो हो जा रहा है। इसके मतलब 2s में एक जो कि रेडियल नोड जो है क्या आएगा, एंगुलर नोड तो यहाँ भी एब्सेंट होगा। इस ब्याह पर अगर आपको ग्राफ जो है कि खींचना है तो ग्राफ अगेन इक्वेशन कैसी जा रही है, ये अगेन आप देख रहे हैं एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है ये भी, तो एक्सपोनेंशियली अगर इसका भी आप ग्राफ निकालें, बस ध्यान रखना अब यहाँ एक नोड भी आपको इंडिकेट करना है। तो ग्राफ कैसे तरीके से आ जाएगा, ये हो गया साई वर्सेस आर फॉर 2s। ग्राफ अगेन वही जो है कि यहाँ से इस तरीके से दिखाएंगे, यहाँ मारेगा कट, और ये यानी यहाँ पर जो ये कट कर दिया है इसने एक्स एक्सिस को, इस पॉइंट पे क्या आ गया, एक कट का मतलब एक यहाँ ये जगह रेडियल नोड आ गया। यहाँ से ये जो डिस्टेंस है, यही डिस्टेंस क्या थी माइनस b बाई ए, इतनी डिस्टेंस पे आपको एक नोड मिल जाएगा। इज इट क्लियर? इसी तरीके से आप 3s के लिए निकाल सकते हैं। चलो मैं 3s का भी आपको इंटरप्रिटेशन यहाँ पे देता हूँ कि 3s के लिए कैसे तरीके से डील करेंगे। तो ध्यान दो, अगर 3s है तो साई 3s के लिए इक्वेशन बनानी है कि r टू द पावर l के r टू द पावर 0। अब पॉलिनोमियल का जो डिग्री है वो चेंज हो गया, 3 माइनस 0 माइनस 1 यानी 2 डिग्री का पॉलिनोमियल। 2 डिग्री का पॉलिनोमियल कैसे फॉर्म में आएगा,
2 डिग्री का जो पॉलिनोमियल आ गया ये आ गया ए आर स्क्वायर प्लस क्या हो गया बी आर प्लस सी, और बाकी एक्सपोनेंशियल टर्म माइनस आर अपॉन 3a0। ठीक है, केवल रेडियल पार्ट आएगा, एंगुलर पार्ट एब्सेंट है, बार बार बोल रहा हूँ। अब देखो इस फैक्टर को अगर जीरो करना है तो जीरो करने के लिए आपको ये पॉलिनोमियल को जीरो करना पड़ेगा, और ये पॉलिनोमियल यानी फॉर रेडियल नोट, फॉर अगेन द रेडियल नोट साई 3s हैज टू बी जीरो, और इसको जीरो करने के लिए आपको ए आर स्क्वायर प्लस बी आर प्लस सी इसको जीरो करना पड़ेगा। जब आप इस पॉलिनोमियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो इसके दो रूट मिलेंगे, इट विल गिव यू 2 यानी रियल रूट्स, दो जगह रियल रूट्स आएंगे, आर की दो वैल्यूज आएंगी, और आर की उन दो वैल्यूज के लिए ये फंक्शन जीरो हो जाएगा। इसका मतलब आर की दो वैल्यू आने का मतलब क्या है कि न्यूक्लियस से दो ऐसे डिस्टेंस मिलेंगी जहां इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी जीरो हो जाएगी। और अगर ये सिचुएशन है तो इस अगेन ये भी एक्सपोनेंशियल यानी ग्राफ है, इसको अगर ग्राफिकली मैं शो करना चाहूँ तो इसके लिए भी ग्राफ बनाया जा सकता है जस्ट लाइक दिस। ये एक्स एक्सिस के लॉन्ग ये आर इंडिकेट कर लो, वाई एक्सिस के लॉन्ग यहाँ साई ग्राफ यानी 3s के लिए प्लॉट कर रहा हूँ। ये ऐसे जाएगा, नीचे जाएगा, फिर यहाँ ऊपर आएगा जस्ट लाइक दिस। एक बार यहाँ किया इसने इसको कट, एक रेडियल नोड यहाँ मिल गया, दूसरा रेडियल नोड मुझे यहाँ मिल गया है। इसी तरीके से आप आगे प्रोसीड हो सकते हैं 4s 5s ऐसे तरीके से। तो ये एस ऑर्बिटल की स्टोरी हो गई भाई कि किस तरीके से आप एक जनरल फॉर्म ऑफ ऑर्बिटल वेव इक्वेशन के थ्रू ये ग्राफ निकाल लें, किस तरीके से आप इक्वेशन को फॉलो कर रहे हैं। अब एक एक केस में PDF के लिए एक्सप्लेन के लिए दे रहा हूँ, ठीक है ना। अब इजी रहेगा अंडरस्टैंड करना। जैसे फॉर एग्जांपल सीधे डायरेक्टली मैं यहाँ जाके 4p के लिए, या चलो एक पहले 2p भी समझा देता हूँ। जैसे 2p के लिए जो कि निकालना साई 2p, तो साई 2p के लिए पहले तो क्या करो इक्वेशन बनाओ। साई 2p के लिए इक्वेशन यानी ये हो गया k, r l की वैल्यू बोलो, यहाँ p के लिए l की वैल्यू 1, r की पावर आ गया 1। अब पॉलिनोमियल डिसाइड करो, n का वैल्यू 2, l का वैल्यू 1, 2 माइनस 1 0। अगेन क्या आ गया 0 डिग्री का जगह पॉलिनोमियल, तो 0 डिग्री का पॉलिनोमियल कोई कांस्टेंट है, ये a मैंने कांस्टेंट जो a लिखा है इट इज अ कांस्टेंट। एक्सपोनेंट रेज टू द पावर क्या लिया माइनस r अपॉन, ये क्या हो गया 2a0। अब इसमें ध्यान देना कि इसमें एंगुलर पार्ट भी आएगा, एस में एंगुलर पार्ट नहीं होता। आप पी में देख रहे हैं कि यहाँ देख रहे हैं ना एंगुलर नोड भी लेके आती चली जा रही है। इसका एस को छोड़ के हर जगह एंगुलर नोड आएंगी, इसलिए यहाँ ये लिखा साई थीटा एंड फाई। जब तक आपको ये थीटा फाई की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दी जाएगी तब तक आप जो है कि इस पे कोई कमेंट नहीं करेंगे, इसलिए अभी इस पे नहीं आ रहा हूँ मैं, केवल आपको मैं जो रेडियल पार्ट को जो है कि इंटरप्रिटेशन कर रहा हूँ। आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग दिस पार्ट हियर, ठीक है। इसको अभी थोड़ी देर में अलग से इंटरप्रिटेशन किया जाएगा। तो अब यहाँ पे ध्यान दें कि यहाँ पर अगर इसको मुझे जीरो करना है तो इसको जीरो करने के लिए क्या क्या चांसेस है। ध्यान दो यहाँ पे ये R आ चुका है, इसके लिए यानी R की वैल्यू इसको जीरो करने के लिए या तो इस R को मैं जीरो कर दूं या इस R को इनफाइनाइट कर दूं, तभी फंक्शन यानी जीरो होगा। यानी फॉर रेडियल नोड टू बी देयर, रेडियल नोड होने के लिए साई 2p क्या हो जाएगा जीरो। और ये जीरो होने की दो कंडीशन बताए, या तो R जीरो होना चाहिए या R इनफाइनाइट होनी चाहिए। अभी थोड़ी देर पहले बताया ये बाउंड्री लाइन कंडीशन है, दीज आर बाउंड्री कंडीशन, ये इम्प्लीमेंट नहीं होंगी, इसलिए यहाँ से जस्टिफाई हो गया कि R की किसी भी वैल्यू के लिए रेडियल नोड नहीं आ रहा है। और वही कारण है कि यहाँ आप देखें रेडियल नोड इज इक्वल टू जीरो, ठीक है।
इसका अगर मैं ग्राफ प्लॉट करना चाहूँ तो आप ध्यान देना, थोड़ा सा ये इम्पोर्टेंट है, साई वर्सेस आर। ये 2p के लिए अगर ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं तो 1s 2s 3s 4s इन सब के ग्राफ कहीं y के किसी पॉइंट से जो है कि आ रहे थे एक्सपोनेंशियली जो है कि डिक्रीज कर रहे थे। यहाँ जो ग्राफ होगा वो यहाँ से स्टार्ट होगा ओरिजिन से। रीजन बीइंग क्योंकि यहाँ r की पावर 0 नहीं है, r की कोई ना कोई वैल्यू आ रही, जैसे r इंक्रीज करेगा तो ये टर्म इंक्रीज करेगी। इज इट क्लियर? और जब r इनफाइनाइट को यानी टेंड करेगा तो उस कंडीशन में इनफाइनाइट को टेंड करेगा तो वैल्यू 0 को यानी टेंड करेगी। r की किसी वैल्यू के लिए पहले ये मैक्सिमम पे जाएगा, फिर नीचे आएगा एक्सपोनेंशियली, बट कभी भी इस एक्सिस को टच नहीं करने वाला। इस तरीके से ये ऊपर गया, ऊपर जाके इस तरीके से ये ऐसे चला जाएगा। होपफुली ये ग्राफ अंडरस्टैंडेबल है। सिंपली जो मैथमेटिकल इक्वेशन है, ग्राफ को आप आराम से प्लॉट कर सकते हैं। अब सीधा डायरेक्टली मैं यहाँ पे आ रहा हूँ, मैं जो है कि 2p ऐसा 3p के लिए आप निकाल लेना अपने आप, 4p पे बता दे रहा हूँ। सपोज करो कि यहाँ पर ये 4p है, सपोज अब क्या लिख दिया मैंने 4p, तो k r की पावर 1 तो आएगा ही। बस ये पॉलिनोमियल को देखते हैं, n का वैल्यू 4 -1 2 डिग्री का यानी पॉलिनोमियल आ जाएगा यहाँ। और 2 डिग्री का पॉलिनोमियल क्या होगा? पॉलिनोमियल ऑफ द 2 डिग्री, 2 डिग्री का पॉलिनोमियल का क्या फॉर्म जाएगा? ये हो जाएगा ar² प्लस br प्लस c, ओके, की पावर -r/4 है, तो क्या हो गया 4a0। और बाकी वो फंक्शन यानी एंगुलर फंक्शन आएगा जिसको अभी मैं डील नहीं कर रहा हूँ। रेडियल नोड होने के लिए इसको जो है कि 0 होना पड़ेगा। अब आप देखते हैं कि अगर ये 0 होना तो r की यानी कितनी वैल्यू के लिए 0 हो सकता है ये? क्योंकि जब आप इसको जो है कि 0 करेंगे इस पॉलिनोमियल को, तो इसके दो जो है कि रूट निकल के आएंगे। इट विल गिव यू 2 रियल रूट्स। उन 2 रियल रूट पे r की 2 वैल्यूज आएंगी। r की कोई वैल्यू आया, सपोज x आया, r की कोई वैल्यू आया y। लेट मी सपोज कि y इज यानी ग्रेटर देन x। तो इस कंडीशन में r की 2 जो है कि पॉजिटिव वैल्यूज के लिए ये फंक्शन यानी 0 हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे 2 रेडियल नोड आ रहे हैं जो यहाँ इंडिकेट भी किया है मैंने। इसको अगर ग्राफिकली अंडरस्टैंड करते हैं तो ग्राफिकली ये r, ये साई वेव फंक्शन हो गया। 4p के लिए ग्राफ दिखा रहा हूँ। ग्राफ की ओरिजिन हमेशा यहाँ से होगी, यहाँ से ओरिजिन किया और आपको 2 नोड लेके दिखाना है। ऊपर गया, नीचे आया, नीचे आने के बाद फिर ऊपर गया, फिर इस तरीके से चला गया। इज इट क्लियर? यहाँ पे एक बात का ध्यान रखना है कि जो ये एम्पलीट्यूड है, ये एम्पलीट्यूड हाई है, ये एम्पलीट्यूड उससे छोटा है, ये एम्पलीट्यूड उससे भी छोटा है। क्योंकि जैसे जैसे आप न्यूक्लियस से दूर जाएंगे वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी कम होती चली जाती है। और अगर प्रोबेबिलिटी कम हो रही तो इसका मतलब ये एम्पलीट्यूड भी कम होते चले जाएंगे। इस तरीके से 4p के लिए मैंने ग्राफ को दिखा दिया। इज इट क्लियर? एक आपको मैं यहाँ पे d और एक मैं f का जो है कि यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ। चलो यहाँ पे एक 5d का दिखा देता हूँ, एक 5f का दिखा देता हूँ, ठीक है? बाकियों का आप जो है कि खुद निकाल सकते हैं। तो 5d के लिए ध्यान दो। 5d के लिए व्हाट एग्जैक्टली विल हैपन, यहाँ पे ये हो गया साई 5d इज इक्वल टू सम कांस्टेंट k r टू द पावर l। d के लिए l का वैल्यू, d के लिए l की वैल्यू होती है 2, तो r² हो गया। आप पॉलिनोमियल को लेके देखते हैं, n का वैल्यू 5 -2 -1, तो 5 - 3 इज इक्वल टू 2। 2 डिग्री का यानी पॉलिनोमियल ar² प्लस br प्लस c। और बाकी ये टर्म ये आएंगे एक्सपोनेंट e रेज़ टू द पावर -r/5a0। इज इट क्लियर?
इसी तरीके से यहाँ भी दिखा दे रहा हूँ मैं। सपोज आपको 5f के लिए निकालना है, साई 5f इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, l की वैल्यू f के लिए हो जाएगी 3, और यहाँ पर अगेन अगर पॉलिनोमियल देखें तो ये हो गया, ध्यान दो यहाँ पे ये n की वैल्यू 5, l का वैल्यू 3, 5 माइनस 3 माइनस 1, तो 5 माइनस 4 इज इक्वल टू 1, 1 डिग्री का यानी पॉलिनोमियल, 1 डिग्री का पॉलिनोमियल ए आर प्लस बी, एक्सपोनेंट आर, और इधर क्या गया 5 ए नॉट। यहाँ कितने जगह रियल रूट निकलेंगे 2, इसमें जगह रियल रूट निकलेगा 1, इसमें 2 रेडियल नोड हो जाएंगे, यहाँ पे एक रेडियल नोड देख लीजिएगा, 5D में 2 रेडियल नोड, 5F में एक जगह रेडियल नोड्स। एंगुलर नोड की मैं बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे। अगर इन दोनों के अगर ग्राफिकल ट्रीटमेंट देखा जाए तो ग्राफ यहाँ पे इसका ग्राफ और एक ग्राफ यहाँ पे 5F का जगह दिखा रहे हैं। यहाँ पे कितने नोड आने हैं 2। अब यहाँ पे R की किसी भी वैल्यू, यहाँ पर ये ग्राफ भी यानी ओरिजिन से स्टार्ट होंगे, किसी हाई यानी पॉइंट पे जाएंगे, 2 यहाँ पे आ रहे हैं इसके, एक यहाँ गया आगे, ऐसे तरीके से। ये एम्पलीट्यूड हाई है, ये एम्पलीट्यूड थोड़ा छोटा हो गया, ये एम्पलीट्यूड उससे भी छोटा हो गया। ये क्लियर? साई वर्सेस आर का ये ग्राफ मैंने शो कर दिया 5D के लिए। सेम तरीके से अगर 5F के लिए निकालना तो यहाँ केवल एक ही रेडियल देखिए नोड आ रहा है, ये ग्राफ भी यहीं से स्टार्ट होगा। बस ये ध्यान देना कि यहाँ पे r क्यूब है, यहाँ पे r स्क्वायर है, इसका मतलब जो हम पाएगा वो इससे भी ऊपर, इस तरीके से हम और ऊपर चला जाएगा ऐसे, यूं तरीके से। यानी साई वर्सेस आर का यहाँ ग्राफ आ गया। ये हम इससे मैंने ज़्यादा दिखा रखा क्योंकि यहाँ जब डिस्टेंस बढ़ेगी तो ये वैल्यू यानी इसके जस्ट यानी क्यूब की पावर के हिसाब से जगह होगा चेंज। तो दिस इज हियर द ग्राफ ऑफ यानी 5F। तो आई होप कि आपको इस तरीके से इन वेव इक्वेशंस को डील करना आ गया होगा। यहाँ पे अब एंगुलर पार्ट पे थोड़ा सा बात की जाएगी, जहाँ पे इन फंक्शंस का मैं इस्तेमाल करके लेने जा रहा हूँ, ठीक है। नोट कर लीजिएगा फटाफट। Now comes a very interesting and important part. जनरली जब एग्जामिनेशन में आपके पास क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो ये तो मैंने जनरल फॉर्म के थ्रू एक्सप्लेन किया है। ये 2 मैंने वेव फंक्शंस यानी लिखे हुए हैं, ये याद नहीं करने पड़ते हैं, ये आपके एग्जामिनेशन में दिए हुए होंगे। ऐसे इनफाइनाइट इक्वेशंस हैं ये, ठीक है ना। तो एग्जैक्टली जैसे यहाँ लिखा है साई, ये लिखा है साई 320, साई 320। तो साई 320 किसको रिप्रेजेंटेशन लेगा भाई, पहले तो ये अंडरस्टैंड कर लेंगे। यानी 3 है, इसका मतलब हो गया दिस इज रिप्रेजेंटिंग टू द साई 3। एल का वैल्यू यहाँ पे 2, तो 2 का मतलब हो गया क्या, 2 का मतलब हो गया डी। और ऑर्बिटल के लिए मैग्नेटिक जो कि क्वांटम नंबर 0 आ रही है तो ये dz स्क्वायर के होता है, 3dz स्क्वायर, ठीक है। इसके लिए एक फंक्शन यहाँ पे इस तरह एक इक्वेशन की फॉर्म में ये वेव फंक्शन जो कि दे रखा है। इट इज गिवन हियर 1/81 √6 पाई into your z/a0 raised to the power 3/2
इंटू जेड स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन ए नॉट स्क्वायर एक्सपोनेंट रेज टू द पावर माइनस जेड आर अपॉन 3a0 और यहाँ लिख दिया 3 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। यहाँ पे ये एंगुलर पार्ट भी आ चुका है, तो ध्यान देना यहाँ पर, यानी 3D के लिए यहाँ से लेके और यहाँ तक का ये वाला पार्ट तो क्या गया, रेडियल वेव फंक्शन आ गया। इधर जो ये पार्ट है इसके बाद वाला ये पार्ट आ गया आपके पास में एंगुलर वेव फंक्शंस। इज इट क्लियर? तो आप ध्यान देते हैं कि यानी एग्जैक्टली 3D में रेडियल को तो हम स्टडी ले चुके हैं, केवल एंगुलर पार्ट पे मैं बात करना चाह रहा हूँ। यानी एंगुलर पार्ट में अगर इस फंक्शन को जीरो करना, तो ये फंक्शन को जीरो करने के लिए मेरे को ये वाला टर्म जीरो करना पड़ेगा। यानी ये टर्म जीरो होने का मतलब ये हो गया कि 3 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इज इट क्लियर? या क्या लिख सकता हूँ, 3 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू आ गया 1, या यहाँ से निकल के ये आया कि cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/3, या cos थीटा इज इक्वल टू √1/3, या यहाँ से निकाला थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स √3। ये क्लियर? यानी थीटा की इस वैल्यू पे जो वेव फंक्शन होगा वो जीरो हो जाएगा। इज इट क्लियर? सिमिलर तरीके से, सेम तरीके से जैसे यहाँ पर अब ये इक्वेशन का यूज करके बता दे रहा हूँ। जैसे 310 है, कि 310 पे इक्वेशन जो है कि इक्वेशन मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया, ध्यान देना यहाँ पे जो है कि फंक्शन कौन सा आ रहा है, cos थीटा। और cos थीटा फंक्शन के आपको केवल इसमें दिखाई दे रहा है। 310 यानी क्या रिप्रेजेंटेशन जो है कि लेता है, 310 का मतलब हो गया कि ये साई, सीधा लिख दे रहा हूँ, देखो साई, ये हो गया 3, 1 का मतलब हो गया P, 0 का मतलब PZ, यानी PZ और वाइटल की बात हो रही है। ठीक है, PZ और वाइटल थोड़ा सा लेके ध्यान दें, ये अगर Z एक्सिस है तो आपको पता है कि Z एक्सिस के अलॉन्ग ये PZ और वाइटल जो कि होता है। ठीक है ना, अगर ये Z एक्सिस है, ये X एक्सिस है, ये है आपके पास में दैट इज द Y एक्सिस, तो इसका जो XY प्लेन होगा दैट विल बी द नोडल प्लेन। एंगुलर नोड क्या होता है, अरे नोडल प्लेन ही तो होता है। इसमें मैंने जो अभी आपको टेबल में लिखा रखा था कि P के लिए जो एंगुलर नोड आएगा दैट विल बी 1, एंगुलर नोड का नोडल प्लेन XY प्लेन, ये यहाँ इस थीटा फंक्शन से भी जस्टिफाई हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर इसके लिए ये दे रखा है इज इक्वल टू, ये दे रखा √2 अपॉन दे रखा है 81 √π Z अपॉन A0 रेज टू द पावर 3/2, और एक यहाँ पे पॉलिनोमियल दे रखा है 6 माइनस ZR अपॉन A0, फिर ZR अपॉन A0 एक्सपोनेंट माइनस ZR अपॉन 3A0, और यहाँ लिखा cos थीटा। केवल इस पे बात करते हैं। cos थीटा यानी बता कि cos थीटा के किस वैल्यू के लिए ये टर्म जीरो होनी चाहिए, यानी फॉर psi 3pz टू बी 0, cos थीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0। तो बताओ इसमें थीटा के किस वैल्यू के लिए ये 0 आता है, दैट इज फॉर π/2। cos 90 is equal to 0,
तो अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पर ध्यान दो कि यहाँ तो कुछ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, जेड एक्सिस के अलॉन्ग मैक्सिमम डेंसिटी है यहाँ ये, ठीक है ना। जब आप यहाँ से यानी इस एक्सिस के अलॉन्ग, मैं देख रहा हूँ ना कि यहाँ पर अगर जो आर वेक्टर था, आर वेक्टर अगर इसी के ऊपर आ गया तो थीटा तो जीरो है यहाँ इसके अलॉन्ग। जैसे जैसे आप इस थीटा को यहाँ से इंक्रीज कर रहे हैं, इंक्रीज करते 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 यहाँ पे 90 डिग्री पे पहुँच रहे हैं, यानी पाई/2 पे आ रहे हैं, तो वैसे वैसे आप देख रहे हैं कि ये वाला जो है कि फंक्शन यहाँ घूमते घूमते यानी जीरो पे आ गया। जीरो पे आने का मतलब कि यानी जो ये प्लेन आ गया, इस प्लेन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो चुकी है, ज़ीरो। यहाँ से भी जस्टिफाई हो गया। थीटा की पाई/2 वैल्यू पर ही क्या मिलेगा आपको, इस वैल्यू पे आपको रेडियल नोड मिलेगा, क्या मिलेगा, एंगुलर नोड मिलेगा। और एंगुलर नोड को ही हम क्या कहते हैं, नोडल प्लेन। और नोडल प्लेन कौन सा हो गया, XY प्लेन। दिस वे आई होप कि काफ़ी कुछ आपको ये अंडरस्टैंड आया होगा कि रेडियल नोड एंड एंगुलर नोड पे बेस्ड क्वेश्चन कैसे डील करना है। जनरल फॉर्म दे के ध्यान दे के रखें। नेक्स्ट वीडियो में मैं डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स को डील करूँगा। उन प्रॉब्लम के बेसिस पे आपकी ये कॉन्सेप्ट एक लेवल और अच्छी हो जाएगी। एंड आई होप दैट लास्ट वीडियो और इस वीडियो में आपको जो दोनों वीडियोस में यानी श्रोडिंगर इक्वेशन बेस्ड इंफॉर्मेशन दी गई है, ये आपके एग्जामिनेशन के लिए हाईली इम्पोर्टेंट होगी। नेक्स्ट में हम एंट्रेंस में आए हुए क्वेश्चनों पे भी बात करेंगे, और जो कुछ हम यहाँ नॉलेज गेन कर रहे हैं, इस नॉलेज को उन क्वेश्चन पे इम्प्लीमेंट करते हुए उन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है, इस पे आएंगे। थैंक यू वेरी वेरी मच एंड हैव ए गुड टाइम, हैव ए गुड डे।